बताओ जी एक बार हाथ माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री जो बजट पेश किया, उस पर वार्ता करने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरा मानना है कि ये जो बजट है, जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, उस दिशा में एक कदम है। चाहे बजट बेरोजगारी को कम करने का काम करेगा, वहीं गरीबी को कम करने का भी काम करेगा। चाहे रोजगार देने का काम करेगा, वहां कृषि और जो ग्रामीण विकास है उसमें नई प्रगति लेके आएगा। इस प्रकार से सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन 1 लाख से भी कम है, ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम इस साल में कोई ऐसा काम उनको लोन देंगे, और लोन देने के बाद उनको 1,80,000 से आगे निकालने का काम सरकार ने एक टारगेट रखा है कि उनको 1,80,000 से ज्यादा का उनकी आमदन होनी चाहिए। वहीं जहां जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए जहां पेंशन जो है वो 2,750 करने का काम जो सरकार ने किया है, वहीं जो पेंशन पे एक था कि 2 लाख जिनकी आमदन है, सालाना आमदन जिनकी 2 लाख रुपए है बुजुर्गों की, तो उनको पेंशन मिलेगी, तो उसको बढ़ा के 3 लाख करने का भी सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार से जो गरीब व्यक्ति है, जो सफाई कर्मचारी है, उसका बीमा करने का काम जहां किया, उसी के साथ जो एजुसेट चौकीदार हैं उनको HKRN में लेने का काम किया कि जिनको कांग्रेस के टाइम में 1,000 रुपए मिलते थे, अब उनको 7,000 मिल रहे थे, तो हमने 14,000 रुपए उनको भी तनख्वाह मिलेगी। इसका भी बहुत बड़ा काम जो है सरकार ने काम किया। जहां सरकार ने कहीं भी 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछला बजट था उससे 11.6% बड़ा बजट है, जो कि 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट है। इसी प्रकार से जो सरकारी स्कूल है उनमें डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक बड़ा टारगेट रखा है, जिससे मैं समझता हूं कि गरीब आदमी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला, क्योंकि ज्यादातर जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे ज्यादा हैं परसेंटेज वाइज सरकारी स्कूल में है। उसके लिए सरकार ने एक निश्चित किया है कि सभी स्कूलों में ड्यूल टैक्स, और 6 ऐसे निश्चित किए हैं काम जो भी हमारे स्कूलों में चल रहे हैं। तो आने वाले साल में सभी स्कूलों में, जैसे स्कूल की चारदीवारी है, स्कूल का रास्ता है, स्कूल का शौचालय है, स्कूल का पीने के पानी की व्यवस्था है, स्कूल में स्कूल की ब्यूटिफिकेशन है, स्कूल का ड्यूल टैक्स है, ऐसे 6, स्कूल का ग्राउंड है उसको लेकर करना, तो ऐसे 6 काम निश्चित किए हैं कि वो सारे स्कूलों के हम कंप्लीट करें। वो करने का काम सरकार करेगी। कृषि के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा अच्छा बजट दिया है खेतों के काम के लिए। उसमें जहां बजट किसान की मदद के लिए है, वहीं प्राकृतिक खेती की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, और उसमें एक टारगेट रखा गया है कि हम 20,000 एकड़ जमीन में जो है, वो अब की बार हमारा टारगेट है कि हम जो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें। वहीं 2 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है कि हम सूक्ष्म सिंचाई योजना, आइए इनके साथ, सूक्ष्म सिंचाई योजना की बचत भी होगी, और उसका बड़ा टारगेट रखा है। ऐसे ही हमने धान की जो बिजाई है उसके लिए भी हमने, जो हम पूर्ण काट के बिजाई करते हैं उसमें ज्यादा पानी लगता है, उसका भी एक टारगेट रखा है, और उसमें हमने किसान की मदद भी की है कि उसके हम इस प्रकार का उसको लाभ देंगे ताकि उसको उसका उपयोग करके पानी की बचत भी कर सके। वही हमने ग्रामीण विकास के लिए 70% पैसा जो है की बार ज्यादा देने का काम किया, और उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लाभ जो है वो ग्रामीण विकास में होगा। चाहे वहां स्टेडियम बनाने की बात है, चाहे वहां
स्ट्रीट लाइट लगाने की बात है, चाहे दूसरे और अन्य विकास के काम जो है, उसमें हमने एक बड़ा टारगेट अब की बार रखा है। तो इसी प्रकार से पराली की जो है, पराली के लिए भी जहां पहले हमें 1,000 रुपए उसके प्रबंधन के लिए देते थे, तो अब हमने 1,500 रुपए टन देने का, 1,000 रुपए टन देने का था जहां, अब हमने 1,500 रुपए टन देने का निर्णय लिया। और मैं समझता हूं इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसी प्रकार से जो घाटा है बजट का, वो भी हमने, आपने कई बार सुना होगा, तो वो भी हमने सीमा में रख के काम किया। जहां हमारे पास कर्ज का जो ऑप्शन था वो 3.5% था, तो हमने 3.29 ही उसमें से लिया। इसी प्रकार से जो प्रति व्यक्ति आमदनी की बात है, 2014 में जहां एक हरियाणवी की जो आमदनी थी वो 1,47,382 रुपये थी, तो अब की बार हमारा अनुमान है कि 2022-23 में 2,96,685 रहने की संभावना है। बार हमने कर्ज बहुत ले लिया। मैंने जैसे अभी कहा कि कर्ज की जो सीमा थी, जो बजट है उसका 33.1% तक हम ले सकते हैं, लेकिन हमने 25 पॉइंट कुछ लिया, 26 से कम लिया। हमने वो कर्ज भी कम लिया। लेकिन जो बार बार बात कही जा रही है, अगर उनके टाइम के कर्ज की बात करो और हमारे टाइम के कर्ज की बात करो, तो 2014-15 में 70,000 करोड़ का कर्ज था सरकार के ऊपर, लेकिन 27,000 करोड़ जो था विद्युत का, बिजली डिपार्टमेंट का कर्जा था। और उसपे क्योंकि बिजली बोर्ड का कर्जा होने की वजह से उस पर हमें ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लिया कि ये भी हम जो कर्ज है हम अपने जिम्मे लेते हैं, और सरकार ने उस 27,000 करोड़ का कर्ज अपने जिम्मे लिया। अगर उस कर्ज को उस पिछली सरकार के हिसाब में मिलाएं तो लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज उस टाइम में था, जब 2014 में पूर्व की सरकार थी। और आज जो हमारे ऊपर है वो है 2,43,000 करोड़ का कर्ज, अनुमानित इतना कर्ज हमारे पास है। अगर आप हमारे बजट को देखते हो तो उनका बजट था 60,000 करोड़ का, हमारा बजट जो है वो है अब की बार 1,83,950 करोड़ का, यानी कि हमारा बजट 3 गुना से ज्यादा है। तो इस हिसाब से हमने कर्ज बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि हमने उसको कंट्रोल में रखा, और जो हमारी प्रगति जो है वो हमारी ज्यादा है। तो हमने सब दृष्टि से पूरे विकास का काम किया। इसी प्रकार से रोजगार के लिए भी हमने रखा कि जो C और D क्लास की जो नौकरी हैं वो भी की बार हम 65,000 देने का हमने निर्णय लिया कि इतनी नौकरी हम रोजगार देंगे। और उसके अलावा जो वोकेशनल एजुकेशन है उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने काम धंधे मिल सके। और 250 करोड़ रुपया हमने इसीलिए रखा है कि हम साल में 2 लाख लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे तो वो अपना काम कर सके। तो ये जो बजट है, मेरा मानना है कि ये बहुत प्रगति वाला बजट है, और हमने किसी को लोक लुभावने जिस प्रकार से होता है उसको करने की बजाय सरकार ने प्रगतिशील बजट पेश किया। और ये कब दुगनी होगी? देखिए, अब की बार जो सेंटर का बजट है उसमें भी आमदनी लगभग दुगनी है। और अगर यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी जो मैंने आपसे बताया 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आमदनी थी वो थी 1,47,382, और अब है 2,96,685। और भावांतर भरपाई योजना के तहत वो भी किसानों को अगर कहीं किसी चीज के रेट कम मिलते हैं तो उसके भी सरकार पैसे देती है, जैसे जे फार्म कटने के बाद में उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। पर कैपिटल इनकम बढ़े उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविजन रखे, परंतु एक बात पहले आई थी कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट शुरू होगा, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट शुरू होगा, तभी तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी ना। नहीं, उसके लिए प्रयास है। देखिए, कहीं चीज कोई, जैसे कहीं की चीज कोई मशहूर हो जाएगी कि भाई यहाँ ये चीज अच्छी है तो उसको प्रोत्साहन देना ये हमारा काम है। जैसे जमुनानगर में हिमालय प्लाई बोर्ड है और दूसरे गन्ने के उत्पाद हैं वहाँ के मशहूर है। नहीं, प्लाई बोर्ड का वो तो एक चीज तो डाउन चलेगी ना जी। अब किसान मजे में है ना, अब आप किसान से पूछो ना कितना अच्छा रेट उसको मिल रहा है। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक जिस दिन प्लाई बोर्ड लगा उस दिन से लेकर आज तक कभी भी इतना अच्छे रेट कभी नहीं मिले किसान को। हाँ, नहीं देखिए, अब मैं मान रहा हूँ उसको, लेकिन उस भावांतर भरपाई योजना के तहत उनका, तो उसमें उनके किसानों को ही कहना चाहिए साल बाद पेमेंट आती है। जो आलू उत्पादक है इस समय आलू पिपली मंडी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है हरियाणा की, 80 रुपए से लेकर 300 रुपए क्विंटल तक आलू बिक रहा है। 80 पैसे से 3 रुपए किलो के हिसाब से आ रहा है। किसानों का कहना है कि साल बाद पैसे आते हैं। सरकार ने 6 रुपए की घोषणा तो की है, अगर वो 6 रुपए में टाइम से मिले तो फायदा है। साल बाद देखिए ऐसे थोड़ा पिछले साल ये काम करने वाले पूरे देश में हम हैं कि ले
पूरे देश में कोई भी भावांतर भरपाई के तहत पैसा नहीं दे रहा। ये केवल हम है जो 20 से भी ज्यादा फसलों के ऊपर 26 फसलों के ऊपर भावांतर भरपाई हम दे रहे, बाकी तो पूरे देश में कोई दो के देने वाला भी नहीं है। हमने, हमारे से पहले आप अक्सर देखते थे कि किसानों ने गोभी की ट्राली थी सड़क के ऊपर झाड़ दी, या टमाटर की ट्राली थी सड़क के ऊपर झाड़ दी, या आलू की ट्राली थी सड़क के ऊपर झाड़ दी। अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं मिला ना किसी ने झाड़ दी। उसको पता है कि जो मेरा घाटा है वो सरकार वहन करेगी, देगी। और ओपीएस का जो मुद्दा चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, हमारे से पहले जब कांग्रेस की सरकार, अब कांग्रेस की सरकार कह रही कि हमने गलती कर दी थी, बंद कर दी, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उन सबका मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को कोई भी सरकार वहन कर ही नहीं सकती। लेकिन लेने वाला व्यक्ति तो कहेगा मुझे दो, रिटायर होगा तो कहेगा मुझे दो, लेकिन हमने नहीं। इनका मानना है कि भाई मनमोहन सिंह जी दुनिया के जो नंबर 1 अर्थशास्त्री थे उनमें से एक थे, कांग्रेस वाले मानते हैं, और उन्होंने इसको बंद किया था। मोन्टेक सिंह अल्लूवाले ने, अभी मेरे के साथ 15 दिन पहले ही बात है, 15 दिन पहले भी मोन्टेक सिंह अल्लूवाले ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैं उन कांग्रेसियों की बात कर रहा है, जो दूसरे तो आप सारे देखते हो रोज, आर्थिक विशेषज्ञ सारे लिख रहे हैं। और हमें कोई चिंता नहीं। अब दो चीजें हैं जो रोज लोग आज राज करने वाले हैं ना, उनको तो ओल्ड पेंशन देनी ही नहीं। ओल्ड पेंशन तो आज से 20-25 साल बाद देनी पड़ेगी, 20 साल बाद देनी पड़ेगी। जिनकी 2006 में भर्ती, उनकी स्टैम्प पेंशन उस टाइम देनी पड़ेगी ना। अब मैंने ये सोच लिया कि मुझे क्या लेना वोट, मैंने तो आज लेनी, अगर मैं आज एमएलए बन जाऊं ठीक है, नहीं बढ़ तो मुझे क्या लेना। तो अगर ये सोचूंगा कि मुझे क्या लेना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कर लो। और अगर ये सोचना कि देश का उस टाइम क्या होगा, तो फिर ये निर्णय ले नहीं सकते। अब कांग्रेस तो इसलिए बोल रही है, दूसरी पार्टी से बोल रही है, उन्होंने समझ रखा कि यही चुनाव है, बस के बाद तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने समझता कि देश के हित में है ओल्ड पेंशन स्कीम। सरपंच पक्का मोर्चा लगा के बैठे हैं। नहीं, देखिए सरपंच में जो ई टेंडरिंग है, मैंने अपने हल्के में एक मीटिंग की थी सरपंचों की, और मैंने अपनी बात रखने के बाद उनसे कहा था कि भाई ये बात किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सका मेरे से, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है बता। एक आदमी ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा। अब भी मैं तैयार हूं उस बात के लिए, अगर सरपंच मिल बैठ के बात करते हो तो मुझे ई टेंडरिंग के नुकसान होता है। ई टेंडरिंग जो है वो 100% सरपंच के हक की चीज है, खिलाफ नहीं है सरपंच के। अभी तक क्या होता था कि जैसे सरपंच बनता था, सरपंच बनने के बाद वो काम करता था, तो वो कोई टेक्निकल विशेषज्ञ नहीं है। उस बेचारे ने काम करा दिया, उसने दिन टाइम भी लगाया, सारा कुछ करा, काम भी करा, सब कुछ करा, लेकिन अगर काम में कोई भी खामी रहेगी तो जिम्मेदार कौन है? सरपंच। और आपने ऐसे सरपंच भी देखे होंगे जिन्होंने अपनी टर्म पूरी कर ली, उसके बाद भी 4-4, 5-5 साल तक वो मुकदमे भुगतते रहे बेचारे। तो हमारा मानना यह है कि जो आदमी उसका जानकार है वही जिम्मेदार होना चाहिए ना। तो हमने क्या कि टी टेंडरिंग शुरू करके हमने क्या कर दिया कि सरपंच ही योजना बनाएगा, कौन सी गली बनेगी, कौन सी नाली बनेगी, या कम्युनिटी हॉल बनाएगा, जो भी बनाएगा गाँव में कुछ भी, उसका निर्णय कौन लेगा? सरपंच। उसकी देख रेख बाल कौन कराएगा? सरपंच। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ठेकेदार की होगी, अगर इंक्वायरी होगी तो जेई की होगी, इंक्वायरी होगी तो एसडीओ की होगी, इंक्वायरी होगी तो सेक्रेटरी की होगी। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल देखने के वास्ते कौन होना चुना कि इसकी देखरेख में विकास होगा, स्वयं नहीं करागा। इसके लिए लोगों ने चुना, लोगों ने इसलिए चुना कि ये, अब ऐसे तो वो सरपंच ही फंस गए। अब ये उल्टी बात कह रहे, कौन सी बात कह रहे, मतलब सरपंच का तो इसमें बचाव हुआ। सरकार समझा क्यों नहीं पा रही सरपंच? वो असल में मैं बताता हूं, नहीं मैं सरकार नहीं। अब मैं 1 मिनट की बात का जवाब दूं, फिर आपकी बात दूंगा। उसका कारण क्या हो, कई बार ना जी ऐसा नहीं होता कि कोई आंदोलन इसलिए होता है, वो पॉलिटिकल आंदोलन बन जाता। कुछ लोग है ना जी, वो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, और एक ग्रुप में देख के दूसरे लोग भी उनके साथ जाएगा, खड़े जाओ, भी नहीं देखते कि इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, क्या नहीं है। और कई बार आदमी अपनी बात कह के जिद पे बैठ जा कि मैंने कह दिया तो बस ऐसे ही होगा। तो इस टाइप की बात है। अब तक मुझे कोई सरपंच एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे से नहीं बताया होगा ई टेंडरिंग का ये नुकसान उसको लगता है इसमें समाधान निकलेगा, मतलब जैसे पक्का मोर्चा लगा दिया, सरकार भी अपनी स्टैंड करेगी। नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार है। मंत्री जी ने बात की, आपकी बात में लोग भड़काई में आ जाते हैं। मंत्री देवेंद्र हुड्डा भी यही कह रहे हैं, अभय चौटाला भी किसानों को यही कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं का गांव में घुसना बंद कर दो, सरकार बैकफुट पे आ जाए। कृषि कानून के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, बैन लग गया था, मंत्रियों ने जाना छोड़ दिया था। चुनाव का टाइम है, अगर वही सिचुएशन दोबारा आ जाती तब क्या स्टैंड रहेगा? मैं आपसे एक बात करता हूँ कि 3 कृषि कानून थे, अभी डिस्कशन कर लो। किसान के हित के थे, खिलाफ थे, लेकिन जिद पकड़ के बैठ गए। बाद में सबने माना कि हाँ कानून जो थे वो किसान के हित के थे, लेकिन बिना बात की जिद करके बैठ गए। अभी तक आप जिस दिन की हमारी सरकार आई, तुम बार बार देख नहीं रहे तमाशा,
ये तो एक ग्रुप है जो सा कुछ ना कुछ ने खड़िया खड़िया करना, आप कोई भी निर्णय लोगे उस पर उसने कुछ ना करना। हम ये कहते हैं कि जो प्रजातंत्र है ना वो तर्क से चलने वाला, बातचीत से चलने वाला है प्रजातंत्र। ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती आप करोगे, ये कोई तरीका नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है जो वो बात करे। हम कह रहे हैं कि तर्क से, अब तो हाउस चल रहा है, अगर कांग्रेस के पास कोई भी तर्क है तो हाउस में क्यों नहीं रखती, अगर लोकदल के पास कोई भी तर्क है तो हाउस में क्यों नहीं रखता, हाउस में रखे ना बात को। अगर उनके पास कोई तर्क है बताओ कि ईट एंड ड्रिंक के क्या नुकसान है, समझाते हैं मतलब सरकार दबाव बनाने वाली है नहीं, सीधी सी बात है। कोई भी सरकार है, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले रखा। नहीं वो बात ठीक है, आप सरपंच की समझाने की बात करें, लेकिन आपके जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी की, उसके विधायक नहीं आपसे समझ रहे, वो भी कह रहे कि जो गलत है। नहीं गलत नहीं किसी ने कहा। नहीं गलत नहीं किसी ने कहा, हाउस में सबने ये कहा कि भी सरपंचों की डिमांड है इसको बढ़ा दो, ये किसी ने नहीं कहा कि गलत है। नहीं हाउस में बाहर में कुछ कहा मुझे पता नहीं, लेकिन जो हाउस में कहा ना जितने भी मेंबर बोले उन्होंने यही कहा कि भी सरपंच इसमें बैठे तो हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इसकी लिमिट बढ़ा दो 2 लाख से। ये तो बात कही, ज्यादा मिल लो नहीं, ये बात तो कही, लेकिन ये नहीं किसी ने कहा कि गलत। तो जहाँ में समझाने की बात है, आप शिक्षा मंत्री हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शिक्षक वर्ग भी ओपीएस को लेकर सड़कों पे है, कई बार यहाँ कैंडल मार्च रोष मार्च निकाल चुका है। नहीं मैंने उन तो लोगों को तो समझाया जा सकता है। नहीं मैंने कहा ओपीएस नहीं देखे, जब मेरे अपने हितों में ना जी, कोई भी व्यक्ति मान लो उसकी पेंशन बंद होने लग रही या कर दी, पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, वो अब भी बंद है, कोई भी आदमी डिमांड तो करेगा मुझे पेंशन मिलनी चाहिए। मैं जो देश की आर्थिक स्थिति उसकी बात रख रहा वो तो वही रखेगा ना जी। मतलब जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ओपीएस को चालू नहीं रखा जा सकता, अगर चालू रखा जाएगा तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो 3 कृषि कानून भी वापस हुए थे, उस समय भी बात यही आई थी कि जनता में उनका प्रचार प्रसार नहीं किया, उनके फायदों का, अगर उनके फायदों का प्रचार प्रसार किया जाता तो शायद लोगों को समझ आती और सरकार को भी बैकफुट पे ना आना पड़ता। सेम वही ओपीएस वाली बात आ रही, जैसे आपने कहा कि लोगों को समझ नहीं आ रही है, स्वार्थ की बात है, कोई भड़काऊ वाली बात है। अगर यही बात किसी विशेषज्ञों द्वारा सही ढंग से रखी जाए, डिबेट कराई जाए, तो शायद वो लोग धरने प्रदर्शन ना करें, ना लाठीचार्ज की समस्या है। लोग मैं आपकी बात से कई बार क्या होता है कि तो मैं अपनी जिद पे अड़ गया ना जी, तो जिद पे अड़ने के बाद मुझे ये लगता है कि भाई जिस पे हूँ उस पे स्टैंड ही करता रहता हूँ, मैं उससे क्यों बात समझ में आएगी। मैं दावे के साथ कह रहा कि 3 कृषि कानून पे भी लगभग लोगों को पता था कि सरकार सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो कह दिया सब कह दिया, वो पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं। वो कई बार जिद हो जाते, जबकि किसान का अपने आप नुकसान। चलो ज्यादा भी नहीं पूछो जैसे